गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम बीए पार्ट सेकंड में प्रथम पेपर में ब्रिटेन के संविधान में हम कॉमन सभा की संगठन और रचना का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैं पूर्व में भी आपको बता चुकी हूँ कि ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था है और इस कारण वहाँ संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो ब्रिटेन में शासन व्यवस्था में संसदीय संप्रभुता के सिद्धांत को अपनाया गया है। उसका आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से है, क्योंकि बच्चों 1911 से पूर्व लोक सदन और लॉर्ड सभा दोनों को समान शक्तियाँ प्राप्त थीं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1911 और 1949 के अधिनियम के पश्चात लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम हो गई और कॉमन सभा की शक्तियाँ जो हैं वो बढ़ गई। तो वर्तमान में यदि हम संसदीय संप्रभुता की बात करते हैं तो उसका आशय कॉमन सभा या लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही लिया जाता है। इसी संदर्भ में सर रॉबर्ट वॉलपोल, जो कि प्रथम प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी मंत्री यदि देखें तो संसद से परामर्श ले रहा है तो वो लोक सदन से ही परामर्श लेता है, और यदि कोई सम्राट संसद को भंग कर रहा है तो वो लोक सदन को ही विघटित करता है। तो अगर हम ये कहें कि वहाँ की शासन व्यवस्था में संसद के सदनों में से लोक सदन एक प्रमुख सदन है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सारा जो शासन है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। मंत्रिमंडल पर जो नियंत्रण है वो लोक सदन का ही प्रभावी होता है, क्योंकि बच्चों मैंने आपको बताया ब्रिटेन में संस्थात्मक शासन व्यवस्था है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का चयन व्यवस्थापिका से होता है। तो ब्रिटेन में भी जो कार्यपालिका का गठन है, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये सब लोक सदन से आते हैं। लोक सदन में बहुमत प्राप्त जो दल का नेता होता है उसको प्रधानमंत्री बनाता है राजा, और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो दोनों का घनिष्ठ रूप से जुड़ाव होता है। इस कारण संस्थात्मक शासन व्यवस्था में यदि हम देखें तो कॉमन सभा जो है इसका मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण है। तो लोक सदन की जब हम रचना को देखते हैं तो बच्चों इसकी सदस्य संख्या भी घटती और बढ़ती रहती है। कभी ये 645 हो जाती है, कभी 580 हो जाती है, लेकिन वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 660 है। ये सारे जो प्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, लोक सदन के सदस्य जो है वो कहीं पर भी आनुवंशिक पेयर नहीं होते। जनता के द्वारा निर्वाचन के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर चुने जाते हैं। गुप्त मतदान प्रणाली का प्रयोग होता है। सदस्यों के लिए योग्यताएं, लोक सदन के सदस्यों के लिए योग्यता यह है कि पहला तो उसे ब्रिटिश नागरिक होना आवश्यक है, दूसरा उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष हो तभी वो उसके चुनाव के लिए खड़ा हो सकता है, तीसरा मतदाता की सूची में उसका नाम होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जिस क्षेत्र का निवासी है वहीं से ही वो चुनाव लड़े, ऐसा नहीं है, लेकिन मतदाता जहाँ का भी निवासी है उस सूची में उसका नाम होना चाहिए। 1957 का लोक सदन जो अधिनियम था उसके अंतर्गत ये व्यवस्था की गई थी कि जो स्कॉटलैंड के चर्च के जो पादरी हैं, आयरलैंड की चर्च के पादरी हैं और इंग्लैंड की चर्च के पादरी हैं, वो लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते, उसके चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकते। इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत ये व्यवस्था भी की गई कि राजमुकुट के अधीन जो भी व्यक्ति हैं वो भी लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व देने वाली संस्था लॉर्ड सभा है, निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व जो है वो कॉमन सभा में होता है, और कॉमन सभा के जितने भी सदस्य हैं वो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो कोई भी उम्मीदवार लोक सदन का जो है वो चुनाव लड़ सकता है, जो कि ऊपर जो योग्यताएं बताई उनको यदि पूरा कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो क्षेत्र का ही निवासी हो जहाँ से कि वो चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उसका नाम जो है वो मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। तो चूँकि लोक सदन का जो सदस्य होता है संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, किसी विशेष वर्ग या समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो ये किसी क्षेत्र विशेष से बंधा हुआ नहीं है। वेतन और भत्ते लोक सदन के सदस्यों को दिए हैं। लॉर्ड सभा के सदस्यों को मैंने आपको बताया था कि केवल 9 सदस्यों को छोड़कर बाकी को वेतन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन कॉमन सभा के सदस्यों को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। इसके अलावा इनको कुछ विशेष अधिकार मिले हुए हैं। पहला अधिकार यही है कि लोग कॉमन सभा के सदस्यों को सदन में अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, वो अपने विचार को रख सकते हैं, और जो भी उन्होंने वक्तव्य बोला है उसके आधार पर उनके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दूसरा विशेष अधिकार यह है कि सदन के जो अधिवेशन शुरू होता है उसके 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक
लोक सदन के सदस्यों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते दीवानी मामले में, और न ही उन पर कोई मुकदमा चला सकते हैं। तीसरा, लोक सदन के स्पीकर जो हैं वो सम्राट के संपर्क में रह सकते हैं, लेकिन इनकी जो कड़ी है वो स्पीकर है। स्पीकर के माध्यम से ये सामूहिक रूप से सम्राट से विचार विमर्श कर सकते हैं, उससे मिल सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेष अधिकारों का उल्लंघन करता है तो लोक सदन के सदस्य जो हैं वो लोक सदन के द्वारा उसको दंडित किया जाता है। सदन किसी भी सदस्य की अयोग्यता के विषय में निर्णय ले सकता है और इस आधार पर उसके चुनाव को रद्द भी कर सकता है। तो ये तो इसके विशेष अधिकार हो गए बच्चों कि विशेष अधिकार क्या हैं कॉमन सभा के सदस्यों के। अब आता है इसका कार्यकाल। तो कॉमन सभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का है। 5 वर्ष तक ये अपने कार्यकाल में रहते हैं और उससे पूर्व यदि विघटित हो जाए तो फिर मध्यावधि चुनाव होता है, लेकिन 5 वर्ष का है। लोक सदन के पदाधिकारी में प्रमुख पदाधिकारी स्पीकर है। स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है और ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्पीकर है ब्रिटिश स्पीकर या आजीवन स्पीकर रह सकता है। तो डिटेल में तो इसका हम अध्ययन बाद में करेंगे कि स्पीकर की शक्तियाँ क्या हैं, इसका चयन कैसे होता है, ये सारी स्थिति हम बाद में स्पष्ट होगी। अभी हम केवल ये देखते हैं कि स्पीकर जो है वो अध्यक्षता करता है। इसके अलावा साधन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं। साधन समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी लोक सदन के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। जब स्पीकर अनुपस्थित होता है तो साधन समिति का जो अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है सदन की, और जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है साधन समिति का तो उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये व्यवस्था है वहाँ पर जो कार्यवाही है सदन की उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई है। लोक सदन की शक्तियों को देखें तो पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति कॉमन सभा की या लोक सदन की बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे विस्तृत विधायी शक्ति है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1911 से पूर्व लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों की शक्तियाँ लगभग बराबर थी विधायी क्षेत्र में, लेकिन 1911 के अधिनियम के बाद ये शक्तियाँ लोक सदन की बढ़ गई। कॉमन सभा जो है वो किसी भी विधेयक पर विचार विमर्श करती है और प्रमुख रूप से जो वित्तीय विधेयक होते हैं वो सर्वप्रथम कॉमन सभा में ही रखे जाते हैं। अवित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लॉर्ड सभा केवल 1 साल की देरी कर सकती है और 1 साल में यदि वो उन विधेयकों को पारित नहीं करती है और वो पुनः कॉमन सभा में आते हैं और वो उसे पारित कर देती है तो वो पारित ही माने जाते हैं। तो हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विधायी क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियाँ जो है वो कम हैं और कॉमन सभा की शक्तियाँ जो है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से कोई भी विधेयक कानून जब भी बनता है जबकि 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित हो जाता है। तो ये इसकी विधायी शक्तियाँ हैं। वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में यदि हम देखें तो वित्तीय क्षेत्र में भी कॉमन सभा सुदृढ़ है। संपूर्ण राष्ट्रीय कोष पर नियंत्रण कॉमन सभा पर होता है। किस राज्य को क्या देना है, कौन सी योजनाएं चलानी है, कितना धन देना है, ये सारी जो व्यवस्था होती है वो कॉमन सभा ही करती है। और वित्तीय विधेयक भी सर्वप्रथम कॉमन सभा में ही रखा जाता है। जब वहाँ 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वो लॉर्ड सभा में जाता है। लॉर्ड सभा केवल 1 माह की देरी कर सकती है और अगर 1 माह में उसे पारित नहीं करती है तो पारित ही माना जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना होगा कि 1911 और 1949 के अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनसे कि लॉर्ड सभा की शक्तियाँ कम हो गई और विधायी और वित्तीय सभी क्षेत्रों में कॉमन सभा की शक्तियाँ जो हैं बढ़ गई। कार्यपालिका शक्ति को यदि हम देखें तो कॉमन सभा की कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लॉर्ड सभा का कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन कॉमन सभा जो है वो मंत्रिमंडल पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। चूँकि मैंने पहले ही आपको बताया कि कार्यपालिका का जो गठन होता है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वो कॉमन सभा से ही चुना जाता है। तो कुल मिलाकर जो कॉमन सभा है या जो मंत्रिमंडल है वो कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विरुद्ध स्थगन प्रस्ताव ला सकते हैं, निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार की जो स्थिति है, सरकार की जो उपस्थिति है उस पर अंकुश लग जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज तो हमने इसका अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम स्पीकर और इसकी शक्तियों का अध्ययन करेंगे।